एवरीवन, मैं हूं आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 पूरी की पूरी फिनिश। और मैं जरूर आपको गारंटी करती हूँ जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। तो चलिए फटाफट आप भी अपना नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमको बहुत ही इजी है, यहाँ पर हमको अपने सिंपल ट्रांसपोजिशंस रूल्स यूज़ करने हैं और हमको x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो ट्रांसपोजिशन रूल्स तो मैंने आपको जब एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पढ़ाई थी तब भी समझाए थे, और जब मैं यहाँ पर सम्स को सॉल्व करूँगी तब भी धीरे धीरे आपको रिवाइज करवाती जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते हैं बच्चों, तो हमेशा याद रखिए उसमें एक तो हमारा केवल एक ही वेरिएबल होता है और हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें जब इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमको सारे के सारे वेरिएबल्स वाली थिंग्स को एक साइड रखना है। इस साइड इक्वल टू की इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एंड इक्वल टू की दिस साइड को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। मतलब जो कि आपके लेफ्ट पर है वो हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपकी राइट हैंड साइड पर है वो हो जाता है हमारा राइट हैंड साइड। अब देखिए जैसे ही हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है हम 2x को यहाँ पर ले जाएंगे। अब हमने ये ट्रांसपोजिशन रूल्स में पढ़ाई है कि जब हम किसी भी चीज़ को इक्वल टू की अदर साइड ले जाते हैं, अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में जाती है, अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में जाती है। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएं, चाहे आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में साइन चेंज नहीं होता है, केवल जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में होती है वो अदर साइड में डिवीजन में जाती है। सिमिलरली अगर वो डिवीजन में है तो वो अदर साइड में मल्टीप्लिकेशन में जाती है। तो बस यही एक अंतर है जो कि हमको दिमाग में रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको लिया ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, और जब इक्वल टू साइन ऑलरेडी सम में होता है तो हम हमेशा ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और इसे कहते हैं दिस इम्प्लाइज। तो हमने लिख दिया दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 2x इक्वल्स टू प्लस का 18 को हम सिर्फ लिख सकते हैं 18, जो कि आपने इंटीजर्स में पढ़ाई है। अब 3x माइनस 2x हो जाएगा हमारा x, और x की वैल्यू आ गई 18। अब इसका क्या मतलब है, जो ये x की वैल्यू आई है जब आप इसको x की जगहों पर रखेंगे तो जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो हमें सेटिस्फाई करेगा गिवन इक्वेशन को। तो चलिए एक क्वेश्चन में हम आपको वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं। 3 इंटू 18 x आया हमारा 18, राइट, और 2 इंटू 18 प्लस 18। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा, तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई जैसे ही हमने x की वैल्यू को 18 सब्स्टिट्यूट किया। तो ये होता है कि जो भी हमारी x की वैल्यू आए वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड इसका वेरिफिकेशन दोनों ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा देखिए इक्वेशन दी है वन वेरिएबल में, और वो है, अब देखिए ये तो आपको पता ही होगा, जो भी हमारे इक्वल टू के दिस साइड है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमारी इक्वल टू के इस साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, t की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल्स को लेंगे। यहाँ पे ये प्लस का 3 है, t है, इसको हम वेरिएबल एक तरफ करने के लिए इसको अदर साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। सिमिलरली ये माइनस का 3 को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये तो आपने पढ़ ही रखे होंगे ट्रांसपोजिशन रूल कि जब भी हम इक्वल टू के एनी अदर साइड वैल्यू को ले जाते हैं तो जो भी उसका साइन है उसके अपोजिट हो जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, और हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो साइन है वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को जब अदर साइड ले जाते हैं तो वो हो जाता है डिवीज़न, और डिवीज़न को जब अदर साइड ले जाते हैं तो वो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब अपोजिट। बट साइन चेंज नहीं होता है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 3t था, यहाँ पे गया तो ये हो जाएगा 5t माइनस 3t।
और देखिए यहाँ पे माइनस का 5 ऑलरेडी था और ये प्लस का 3 आ गया, तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए 5t माइनस 3t हो गया 2t, 2t इक्वल्स टू -2। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए जब कोई भी साइन नहीं है दो मतलब वेरिएबल और नंबर के बीच में, तो जो हिडन साइन होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये यहाँ पर एक्चुअली दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो अदर साइड इसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 तो है ही राइट साइड में, और इसको डिवाइड करेंगे जब 2 से तो हमारा आंसर आएगा -1। तो हमारे t की वैल्यू हो गई -1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो बच्चों हम फटाफट शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5x + 9 = 5 + 3x। अब देखिए फटाफट हम ट्रांसपोजिशन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने वेरिएबल्स को एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड कर लेंगे। तो देखिए 5x यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी था, 3x मैंने इस साइड लिया तो ये हो गया -3x। ऐसा नहीं है, आप इसको भी इधर साइड ले जा सकते हो, बस आपको वेरी वेरी केयरफुल रहना है साइन को लेकर। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये 5 था और यहाँ पे ये हो गया +9 था -9। अब यहाँ आ गया हमारा 2x और यहाँ हमारा आएगा -4, तो x हो जाएगा हमारा -4/2 और प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज ऑलवेज माइनस एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, तो देखिए हमारा आंसर आ गया -2। अब देखिए ये x की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए। तो चलो एक बार फिर से वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम रख देंगे -2। तो देखिए जैसे ही हमने x की वैल्यू -2 रखी, दोनों साइड में हमारा -1 आ गया, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग ट्रांसपोजिशन रूल्स। तो देखिए बच्चों अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने फटाफट ट्रांसपोजिशन रूल्स को फॉलो करते हुए वेरिएबल्स वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया। अब देखिए 4z यहाँ पे प्लस का था माइनस का हो गया, सिमिलरली यहाँ पे प्लस का 6 एज इट इज़ है, ये गया तो -3 हो गया। अब 4z - 2z क्योंकि वेरिएबल सेम है, उनकी पावर्स भी सेम है, तो वो हो जाएगा हमारा 2z। ठीक है, और जैसे ही हमने देखा 6 - 3 आ गया। अब z की वैल्यू 3/2 हो गई, जो कि मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हो जाएगी 1 होल 1/2, और हमारे डेसिमल की फॉर्म में हो जाएगी 1.5। अब देखिए एक चीज़ और बतानी है, जैसे हमने ऑलरेडी इक्वेशंस में इक्वल टू साइन होता है, तो हम इसमें दोबारा इक्वल टू साइन यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पे ये सिंबल यूज़ करते हैं और ये होता है हमारा दिस इम्प्लाइज सिंबल। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी इक्वल टू साइन होता है, तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं दिस इम्प्लाइज साइन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखिए फिर से हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेंगे विद ट्रांसपोजिशन रूल एंड साइन चेंजिंग एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ ले लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल यूज़ किया, इसको हम ले गए इस साइड, तो ये हो गया हमारा -x + x। तो x यानी कि सारे के हमारे वेरिएबल वैल्यू एक तरफ हो गई, और ये हम यहाँ पर ले आए तो कांस्टेंट वैल्यूज़ एक तरफ हो गई, और ये भी हमारा -1 था हो गया +1। अब देखिए 2x + 3x हो गया हमारा, मतलब जो भी नहीं है तो 1x है ऑब्वियसली, तो 2x + 1x हो गया 3x, और यहाँ पे हमारा 14 + 1 15। अब देखिए जैसे ही हमने x में यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में अदर साइड में ये जाएगा डिवीज़न में, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 आ गया 5, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 5। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अब देखिए बच्चों बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हमें इस 3 के साथ क्या करना है। तो देखिए जब भी ब्रैकेट में कोई चीज़ दी गई है और बाहर कोई वैल्यू दी है और उसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो वो होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन। अगर कोई साइन है तो ऑब्वियसली वही फॉलो करना है, पर अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू और इनसाइड ब्रैकेट में कोई वैल्यू है तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन ही होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन ही हम हिडन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को जो भी ब्रैकेट वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +7 को एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये पार्ट हम शुरू करते हैं।
तो देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने इसको इनसाइड मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3x - 3 और +7 ऑलरेडी था। अब देखिए मैंने यहाँ पे इंटीजर रूल फॉलो किया, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव सब्ट्रैक्ट किया और साइन बाई द बिगर वैल्यू लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे तो एज इट इज़ रखा और यहाँ पर ये सॉल्व करके आ गया 3x + 4 -3 + 7 जो कि हो जाएगा +4। अब देखिए इसको मैं इस साइड लाई तो ये माइनस का हो गया, इस +4 को मैं उस साइड ले गई तो वो माइनस का हो गया। तो 8x - 3x कितना हो गया हमारा 5x, ठीक है। और यहाँ पे 4 - 4 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हिडन साइन है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 को मैंने इस साइड लिया, वो आ गया डिवीज़न में और हमारी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी 0, मतलब कि अब हम जैसे ही यहाँ x में जहाँ भी x है वहाँ पर 0 रखेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। एग्जाम में आप इसको वेरीफाई कर सकते हो फटाफट x की वैल्यू को देख के रख के कि आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर दो तरीके से आप एक सम को कर सकते हो, या तो आप 5 को इस साइड ले लो और ये यहाँ डिवीज़न में आधा साइड में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 5x = 4 × whatever वैल्यू इज देयर। एक तरीका ये है कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और जो भी वैल्यूज़ आए उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 4/5 है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर x को ऐसे ही रहने देते हैं और इस 4/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/5x + 4/5 × 10, राइट। अब देखिए ये यहाँ पे तुरंत का तुरंत सॉल्व हो गया, 5 2 = 10। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x = 4/5x + 8, ओके। अब देखिए यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू को हम ले जाएंगे इस साइड, तो ये है यहाँ पर प्लस की, अदर साइड में जब हो जाएगी ये माइनस की, तो देखिए क्या आ जाएगा x माइनस, ओके। ये ऑलवेज हम स्मॉल x यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया स्मॉल x, तो x - 4/5x = 8। अब देखिए यहाँ पे वही हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 5, ओके। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 5x, राइट, जैसे हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और ये हो जाएगा मेरा 4x और होल अपॉन आ जाएगा 5 = 8। अब देखिए 5 - 4, क्योंकि दोनों ही हमारे बन गए थे लाइक फ्रैक्शंस, तो 1/5 x = 8। अब यहाँ पे डिवीज़न का है, अदर साइड में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, तो दिस इम्प्लाइज x = 40। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे x की वैल्यू को 40 रखेंगे आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 40 रखा, यहाँ होगा 4/5 × 40 + 10 50। 50 को आप जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 10 40 40, तो दोनों साइड में ही हमारा 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी x की वैल्यू है वो करेक्ट है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अब देखिए बच्चों इसमें मैं क्या करूँगी, मैं वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले लूँगी, तो यहाँ ये प्लस का, यहाँ हो जाएगा माइनस का, और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ ले लूँगी, तो यहाँ ये प्लस का है, वहाँ हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है। तो चलिए ये कर लिया, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2x/3 - 7x/15 = 3 ऑलरेडी यहाँ था और माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, तो इनको बना लेते हैं लाइक, कैसे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम 3 और 15 का हो जाएगा 15, जो कि आप कॉमन डिवीज़न मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसको डिवाइड किया 3 से तो क्या आएगा 5, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, ओके। सिमिलरली यहाँ पर 15 को डिवाइड किया, एलसीएम को डिवाइड किया सेकंड डिनोमिनेटर से, तो ये आएगा 1, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये किया क्या आ गया, और यहाँ पर 3 - 1 ये हो जाएगा 4, सॉरी 3 - 1 बाई मिस्टेक आई हैव रिटन,
ये हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए 5x माइनस 7x है ना, ये तो हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। अब फटाफट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने इनको जैसे ही लाइक फ्रैक्शंस बनाया, हमने इनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट किया और 10 माइनस 7 हो गया 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पे 15 डिवीज़न में है, अदर साइड इट विल गो इन मल्टीप्लिकेशन, तो वही मैंने किया, ये चला गया हमारा मल्टीप्लिकेशन में। और देखिए फिर हमने 3 को भी ले लिया उस साइड, तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में था, अदर साइड में ये आ गया डिवीज़न में। अब हमारी x की वैल्यू आ गई, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 3 5 15 और जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो x हमारा आ गया 10। इसका मतलब क्या है, जब x को आप यहाँ 10 रखेंगे तो दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। तो वो आप वेरिफिकेशन अगर पूछा जाए तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बस x की वैल्यू ही निकाल कर अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखिए बच्चों, अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो देखिए हमारे सारे वेरिएबल्स वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और कांस्टेंट वैल्यूज़ को, मतलब जिनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, उनको हमने एक साइड ले लिया। तो हमने y को मूव किया लेफ्ट हैंड साइड और इसको मूव किया राइट हैंड साइड, तो दिस इम्प्लाइज आ गया 2y। अब यहाँ पे माइनस का y था, प्लस का y हो गया, और यहाँ पे ये प्लस का 5/3 था, तो ये यहाँ पे आ गया माइनस का 5/3। अब देखिए लकीली दोनों ही हमारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने फटाफट अपने न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट किया। जैसे ही हमने न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट किया, हमारी वैल्यू आ गई 21/3, जो कि सिंप्लीफाई हो गई 3 से और आ गया हमारा 7। अब हमारा यहाँ पर था 3y, तो दिस इम्प्लाइज 3y इक्वल्स टू 7 आ गया। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में अदर साइड में चला गया वो डिवीज़न में, और जैसे ही हमने इसको डिवीज़न किया, हमने इसको लिखा, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने लिख दिया अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, हम 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हाउ मेनी टाइम डिवीजन विल गो 2 और जैसे ही हमारा जो रिमाइंडर आया है वो स्मॉलर देन 3 हो गया, मतलब स्मॉलर देन डिवाइजर हो गया, हम वहीं पर ही डिवीज़न को स्टॉप कर देते हैं और जो हमारा कोशिएंट है वो बन जाता है होल पार्ट, जो न्यूमरेटर है वो होता है रिमाइंडर और डिनोमिनेटर सेम रहता है जिससे आपने डिवाइड किया। तो हमारा आंसर आ गया y का, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया था, हमने आंसर भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और वो आ गया हमारा 2 होल 1/3। इसका क्या मतलब है कि जब आप इक्वेशन में ये y की वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर आनी ही चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही इजी है। तो देखिए बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी था वो अच्छे से देखा और फिर मैंने अपनी सारी वेरिएबल्स वैल्यूज़ को एक तरफ रख लिया और अपनी सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ रख लिया। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, मैंने इसको इस साइड लिया तो ये माइनस का हो गया और ये मैंने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट -8/5। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वही इंटीजर कॉन्सेप्ट यूज़ किया, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आएगा, हमारा होगा सब्ट्रैक्शन और साइन बाई द बिगर वैल्यू। अब देखिए ये हो गया -2m इक्वल्स टू माइनस का 8/5। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में, अदर साइड में ये चला जाएगा डिवीज़न में। तो देखिए m की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पर है हमारा -2 एज इट इज़ ले आई मैं। वैसे तो माइनस माइनस यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे जब भी आपके इक्वल टू में है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं पूरा -2 को नीचे लेके आई और -2 से जब मैंने -8 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 4। तो हमारा m का वैल्यू आ गया प्लस का 4/5, क्योंकि ये एक हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स में चेंज नहीं करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे एक्सरसाइज 2.3 के समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और हमें, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज एक बार फिर से बता रही हूँ कि लीनियर इक्वेशंस की जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं उनको हम जब भी सॉल्व करते हैं तो जो भी यहाँ पे गिवन है उससे ही हम अपना अननोन चीज़ों को फाइंड करते हैं, मतलब नोन चीज़ों से की हेल्प से हम अननोन चीज़ को फाइंड करते हैं। इसलिए पहला स्टेप जो है वो है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8।
द रिजल्ट नाउ obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? अब देखिए हमको नंबर नहीं पता है, लेकिन जो पूरी की पूरी सम है वो उस नंबर के रिवॉल्व मतलब अराउंड ही है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। सो लिख लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो देखिए बच्चों हमने मान लिया अपना नंबर x। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, तो वो है x, एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। तो जो x है उसमें से उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसको उसने मल्टीप्लाई किया 8 से। अब वो क्या कह रही है, चलो यहाँ तक तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड, मतलब जो रिजल्ट आएगा इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, मतलब जो नंबर उसने सोचा है उसका 3 times है, तो 3 times ऑफ x। ठीक है, तो ये तो बन गई हमारी विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन एक इक्वेशन, और इसमें हमारा 1 ही वेरिएबल है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द नंबर, तो देखिए ये हमने लिख लिया अपनी इक्वेशन, फिर इसको ट्रांसपोजिशन रूल से सॉल्व किया। अब देखिए मैंने माइनस का 40/2 उधर लिया तो वो हो गया प्लस का 40/2, और 3x जो कि प्लस का था वो इस साइड लिया, वो हो गया हमारा माइनस का 3x। अब देखिए 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 40/2 बाई सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल, ट्रांसपोजिंग द वैल्यूज हियर एंड देयर। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया 8 - 3, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो वो हो गया 5x इक्वल्स टू हमारा आ गया यहाँ पर 40/2। अब देखिए यहाँ भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने x को रखा यहाँ पर और 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो अदर साइड में मैं ले आई डिवीज़न में। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 8 ज़ा 40, तो 8 टाइम गया, और 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए यहाँ तक तो हमारी x की वैल्यू आई है। अब एग्ज़ाम में आप देखोगे कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन भी करके दिखा देती हूँ। तो देखिए वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे, आप अपना जो इक्वेशन बनाई है उसमें अपनी वैल्यूज़ को फिट कर देंगे जो भी x की आई है। तो देखिए क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन थी ना, तो 8 × x आया हमारा 4 माइनस 5/2। अब देखिए इसको हम फटाफट क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इनसाइड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 - 5/2 इक्वल्स टू 12। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 8 और इनसाइड हमारा आ गया 3/2 इक्वल्स टू 12। अब देखिए 2 4 ज़ा 8, तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। इसका मतलब कि जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक तरीका और है, आप इसको 3 टाइम x करके देख लीजिए और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए। आप देखिए जो यहाँ पे आएगी वो इसके 3 टाइम x होनी ही चाहिए। तो हमने क्या नंबर सोचा था 4, तो 4 का 3 टाइम्स क्या आ गया, ऑब्वियसली 12। तो वो भी इस तरह से भी हमारी ये वैल्यू करेक्ट ही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? अब देखिए पूरी कहानी जो है वो नंबर के अराउंड ही है, लेकिन हमें नंबर ही नहीं मालूम, तो हम क्या कर लेंगे, हम अपने नंबर को एज्यूम कर लेंगे एज अ वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। अब देखिए हमने मान लिए लेट द नंबर्स बी, फर्स्ट नंबर जो कि हमारा पॉजिटिव नंबर है x और वो 5 टाइम्स है अनदर नंबर, तो 5x। ठीक है, अब देखिए इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब जो पहला नंबर है उसमें भी एडिट किया है हमने 21 और जो हमारा सेकंड नंबर है अनदर नंबर उसमें भी किया है हमने 21। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया x + 21 और दूसरा नंबर हो गया हमारा 5x + 21। अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद देन वन ऑफ द न्यू नंबर, जो न्यू नंबर आया है
बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो अदर न्यू नंबर हमारा क्या था, ये, तो ये जो न्यू नंबर फॉर्म्ड हुआ है ये ट्वाइस है इस नंबर का। तो क्या इक्वेशन बन गई, इक्वेशन हमारी बन गई 5x + 21 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x + 21। अब देखिए हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमको इसको फटाफट सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, आफ्टर इक्वेशन फॉर्म हो गई, अब हमने सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल से इसको सॉल्व किया। तो हम 2x यहाँ पे प्लस का है, अदर साइड में ले गए तो हो गया माइनस का, तो 5x - 2x, और यहाँ पे हमारा आ जाए 42 - 21। अब देखिए 3x हो गया, ये 5x - 2x हो गया 3x इक्वल्स टू 42 - 21 हो गया 21। अब हमने जैसे ही 3 को उस साइड में लिया, हियर वो मल्टीप्लिकेशन में था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वो हो गया हमारा डिवीजन में, तो x इक्वल्स टू आ गया 21 डिवाइडेड बाई 3, और हमारी x की वैल्यू आ गई 7, मतलब जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया था वो आ गया 7। अब हम इससे फाइंड कर लेंगे अनदर नंबर। अनदर नंबर क्या है, 5 टाइम्स ऑफ x, तो वो हो जाएगा हमारा 35। तो दोनों नंबर्स हमें पता चल गए, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा x और द अदर इंटीजर हो जाएगा हमारा 35। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट नंबर लिया गया है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो कॉन्सेप्ट है कि 2 डिजिट नंबर को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई 2 डिजिट नंबर लिया 57, ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50 + 7, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि 10 × 5 है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म है, और 7 × 1 जो कि 7 है ना। तो ये हो गई एक फॉर्म लिखने की हमारी नंबर। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब देखिए क्या कहने का मतलब है कि जब 57 है, मान लीजिए ये नंबर लिया, तो इसमें 5 + 7 जब सम किया तो क्या हो गई, ये हो गया हमारा 12 फॉर एग्जाम्पल लिया। अब हम जब इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब इसको यहाँ ला रहे हैं और इसको यहाँ ला रहे हैं, तो नंबर चेंज हो रहा है, 75 हो गया है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना अपना क्वेश्चन। तो चलिए मान लेते हैं लेट अब देखिए 10th प्लेस डिजिट को हमने मान लिया x, तो ऑब्वियसली इसका प्लस जो दूसरी डिजिट है उसका सम आ रहा है 9, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमें एक वैल्यू पता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से x + 2 = 3, तो आपको x कैसे पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा, मतलब x और 2 का सम जो है वो 3 है, तो हमें दूसरी डिजिट कैसे पता चलेगी, 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पे दोनों का सम तो है 9, एक वैल्यू पता है हमको, तो दूसरी क्या हो जाएगी 9 - x, तो लिख लेते हैं therefore। अब हम इसको लिखते हैं अपने 2 डिजिट नंबर की फॉर्म में, तो 10th प्लेस पर हो जाएगा हमारा 10 × x + 9 - x, राइट, 1st प्लेस पर। अब देखिए ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन है ना, इसका सम जो है वो है 9, ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, इट इज़ फाउंड दैट व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट, सो व्हेन वी इंटरचेंज मतलब कि 1st प्लेस को हम ले गए अपने 1st प्लेस की डिजिट को ले गए हम 10th प्लेस पे, और 10th प्लेस की डिजिट को ले आए हम 1st प्लेस पे, तो इंटरचेंज हो गई। तो देखिए सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड कंडीशन से क्या हो गया, जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो आ जाएगा हमारा 10 × 9 - x, है ना, 9 - x हमारी 1st प्लेस पे है, तो वो चली गई 10th प्लेस पे, और जो x जो डिजिट थी जो कि हमारी 10th प्लेस पे थी वो आ गई 1st प्लेस पे। तो क्या कह रहे हैं, द रिजल्टिंग नंबर, जो कि रिजल्टिंग नंबर हमको ऑब्टेन्ड हुआ है, इज ग्रेटर देन द व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर है ना, बाई 27। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमको इसको सॉल्व करना, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए हम दोनों साइड में सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को
फाइनल करके लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर एक ही है, तो वो रहेगी 90। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस का 10 है और प्लस का 1x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे ये प्लस का 10x है और ये माइनस का x है, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 9x, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा प्लस 27 एंड प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 36। ओके, अब देखिए, अब हमने यहाँ पर इसको इस साइड ले लेंगे और इसको हम इस साइड ले लेंगे, तो ये हमारा प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का वहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो चलिए ये सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल करते हैं हम अपने, तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 90 माइनस 36 इक्वल्स टू 9x तो ऑलरेडी यहाँ पे था और प्लस 9x। अब देखिए जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 18x और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो देखिए बच्चों अब हमारी x की वैल्यू आ गई 3 और दोनों का सम क्या है हमारा 9, तो हमारी अदर वैल्यू क्या हो जाएगी, फटाफट हम फाइंड कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 10th प्लेस डिजिट, तो 10th प्लेस की वैल्यू क्या आ गई, तो देखिए हमने अपने सिंपल ट्रांसपोजिशन रूल यूज़ किया और हमारा आ गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा ये वाला माइनस गया और ये वाला प्लस आ गया। तो देखिए 90 माइनस 36 इक्वल्स टू 9x प्लस 9x, जो कि हमने सिंपल सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई 18x इक्वल्स टू 54 और x की वैल्यू आ गई 3। अब x तो था हमारा 10th प्लेस डिजिट, तो हमारा आ गया 10th प्लेस डिजिट। हमारी 1st प्लेस की डिजिट क्या थी 9 माइनस x, तो फटाफट हमने 9 माइनस 3 कर दिया जो कि x की वैल्यू है। और देखिए हमारा 1st प्लेस डिजिट आ गया 6, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, 1st प्लेस पे आया 6 और 10th प्लेस पे आया 3, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो है, मतलब जो तो मिसिंग नंबर था वो हो गया हमारा 36। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। If you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन अब देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखिए वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट्स। तो देखिए हम मान लेते हैं कि, तो देखिए बच्चों जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो पहली नंबर हमने मान लिया अपने 10th प्लेस डिजिट को x, तो 1st प्लेस की डिजिट क्या है 3 टाइम्स द 10th प्लेस डिजिट, तो वो हो गई 3x। तो नंबर फॉर्म कैसा हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में, 10th प्लेस में हमारा x तो 10x प्लस 3x। अब देखिए सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, हमने इंटरचेंज की, चलिए तो इंटरचेंज की, तो जो हमारे 1st प्लेस पे था वो हमारा आ गया 10th प्लेस पे और जो 10th प्लेस की डिजिट थी वो चली गई हमारी 1st प्लेस पे, तो x आ गया यहाँ पे और 3x आ गया यहाँ पे, इंटरचेंज हुआ तो जो सॉल्व किया वो हो गया 30x प्लस x। अब देखिए जो हमारा नंबर आया, मतलब जो न्यू नंबर आया, देन इंटरचेंज द डिजिट्स टू ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एट द रिजल्टिंग नंबर, मतलब जो रिजल्टिंग नंबर आया है उसको हमें अपने ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है। तो ये था हमारा ओरिजिनल नंबर एंड ये है हमारा रिजल्टिंग नंबर, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा सम जो है वो 88 आ रहा है, ठीक है, ये इन्होंने दिया, यू गेट 88। तो देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया बहुत ही सिंपल था, 30 और ये सारा x प्लस 10x प्लस 3x जब हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 44x, ठीक है, 44x इक्वल्स टू 88। अब देखिए इसी को सॉल्व करते करते हमारी वैल्यू आ गई x की 88 डिवाइडेड बाई 4, तो x तो आ गया हमारा 2। अब x क्या था हमारा 1st प्लेस डिजिट, तो हमारी 1st प्लेस डिजिट हो गई 2, सॉरी x जो था हमारा वो था 10th प्लेस डिजिट, तो हमारी 10th प्लेस डिजिट हो गई 2। अब हमारी 1st प्लेस डिजिट क्या है 3 टाइम्स ऑफ द x, तो 3 टाइम्स ऑफ द x कर लिया तो वो हो गई हमारी 1st प्लेस डिजिट जो कि आ गई 6। अब देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया वो 1st प्लेस और 10th प्लेस की डिजिट को मिला के बन गया 26। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। मैं बार बार कह रही हूँ लीनियर इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनमें आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है,
क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसी से आपकी इक्वेशन फॉर्म होती है और उसी से आपका आंसर आता है। तो क्वेश्चन को एक स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, एक एक कंडीशन को समझिए, उसके हिसाब से अपनी इक्वेशन बनाइए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times शोभोज प्रेजेंट एज। शोभोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला सेंटेंस यानी कि पहली कंडीशन। तो क्या कह रहे हैं कि जो शोभो की मदर की प्रेजेंट एज है वो 6 times है शोभोज प्रेजेंट एज। मतलब कि अगर शोभो की एज 5 है तो उसकी मम्मा की एज हो जाएगी 5 × 6 30। लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? वेरिएबल। तो चलिए ले लेते हैं। तो देखिए, हमने मान ली प्रेजेंट एज ऑफ शोभो x एंड उसकी माँ की 6 times है तो वो हो गई 6x। अब क्या कह रहे हैं? शोभोज एज आफ्टर 5 years। तो 5 years मतलब उसमें ऐड हो जाएंगे तो x में, तो शोभोज एज आफ्टर 5 years हो गई x + 5। अब देखते हैं, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या है? 6x। तो वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। अब देखिए, जैसे ही हमने सेकंड कंडीशन को पढ़ा तो हमारी जो प्रेजेंट एज थी शोभो की वो हमने मानी थी x और शोभो की मदर की हो गई थी 6 times x। अब जैसे ही सेकंड कंडीशन में क्या है कि जब वो 5 years बाद जो शोभो की एज होगी, मतलब x + 5 होगी। ऑब्वियसली अगर मेरी प्रेजेंट एज मान लीजिए 13 years है तो आफ्टर 5 years कितनी हो जाएगी? 13 + 5 ही तो हो जाएगी 18। तो सिमिलरली उसकी प्रेजेंट एज में भी 5 ऐड हो गया तो x + 5 वो हो जाएगी उसकी मदर की प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3। तो अब हमारी इक्वेशन बन गई, हमने इसको सॉल्व किया तो x + 5 = 2x आ गया। 2x में हम x को इधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का 5, हमारा कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रखा तो 2x - x = आ गया 5। x = हमारी आ गई 5, मतलब कि शोभो की प्रेजेंट एज जो है वो है 5 years। ठीक है। अब शोभो की मदर की एज क्या है? प्रेजेंट एज 5 times ऑफ शोभोज एज, मतलब 6 times ऑफ शोभोज एज, मतलब 6 × 5। तो उसकी शोभो की मदर्स की प्रेजेंट एज आ जाएगी 30 years। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहोली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? अब देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है। अब देखिए, पेरीमीटर क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का 2 × L + V, राइट, इन द ब्रैकेट। अब देखिए, यहाँ पर ना हमको लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है, लेकिन हमको रिलेशन दिया है कि उनका रेशियो ये है 11:4। तो अब देखिए 11:4 क्या रेशियो, ऐसे लिखते हैं ना रेशियो को हम, 11:4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11/4। मतलब कि ये जो है वो डायमेंशंस की रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो जो ओरिजिनल नंबर होंगे उनमें कुछ कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो डिविजिबल होंगे और आएंगे रिड्यूस फॉर्म में 11/4 के। तो वो हम मान लेंगे x। तो उससे हमें पता चल जाएगी लेंथ एंड ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, राइट। फिर हम उसकी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि टोटल पेरीमीटर जो है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करने से उतनी कॉस्ट आएगी उसकी, और वो हमें ऑलरेडी दी गई है। उससे हम फाइंड कर लेंगे अपने डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ को। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो ये तो था अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि बिना समझे क्वेश्चन को हम उसमें प्रोसीड नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए और फिर उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमको दिया गया था लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो जो कि था 11:4। तो हमने अपनी मान ली लेट द लेंथ बी 11x एंड ब्रेथ भी 4x। ओके। अब देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा 2 × L + B। तो हमारी पेरीमीटर जो आ गई है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो आ गई हमारी 30 मीटर बाई सिंपल कैलकुलेशन। 11x + 4x 15x एंड 15x × 20 हमारा आ गया 30x मीटर। पर मीटर कितना लग रहा है? 100 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, राइट।
तो देखिए बच्चों, यहाँ तक तो हमने फाइंड कर ली थी अपनी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड करने के बाद हमें पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर जो है वो है हमारी ₹100। तो सिमिलरली कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30 मीटर क्या हो जाएगी, 30 मीटर इंटू ₹100 जो कि आ गई 3000x। अब देखिए ये जो पूरी कॉस्ट है जो x के टर्म्स में है वो कितने के बराबर है, ₹70,000 75,000 के। तो हमने वो लिख दिया 3000x = 75,000। इससे हमें पता चल गया अपना x जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू आ गई। मतलब कि क्या है हमारी x, जो भी हमने 11 और 4 माना था उसमें मिसिंग वैल्यू है x। अब हम फटाफट पता लगा लेंगे अपनी लेंथ एंड ब्रेथ जो कि है 11x एंड 4x। तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 25, देयरफॉर तो देखिए बच्चों, हमने अपनी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट मानी थी 11x, तो उसमें 25 का मल्टीप्लाई किया जो कि x की वैल्यू आई। तो हमारी लेंथ आ गई 275 मीटर और ब्रेथ आ गई हमारी 4x जो कि 100 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो आप भी मेरे साथ ध्यान से पढ़िए और इसको धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, एक एक स्टेप वाइज। तो देखिए, हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter। मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पर मीटर जो है वो हमारी शर्ट का है ₹50 और जो हमारी ट्राउज़र का है वो है हमारा ₹90 पर मीटर। ओके, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, मतलब जब भी वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीद रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो 2 मीटर जो है वो ट्राउज़र का क्लोथ ले रहा है। ठीक है, वो बाई कर रहा है। ठीक है, ही सेल्स, अब देखिए वो सेल कर रहा है जब ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। मतलब कि वो जब उसको सेल कर रहा है तो वो हर उस पर मटेरियल पर 12% एंड 10% का प्रॉफिट ले रहा है। हिज टोटल सेल इज रुपीज दिस मच 36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। अब देखिए हमको पता नहीं है, लेकिन हमको क्या दिया गया, हमको दिया है कि फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो हम लिख सकते हैं ना, अब देखिए हमने यहाँ पे मान लिया क्योंकि हमको रेशियो दिया था कि 3 मीटर्स ऑफ शर्ट ही इज़ बाइंग 2 मीटर्स ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो हमने लिख लिया लेट फॉर 3x मीटर शर्ट मटेरियल ही बाइज 2x मीटर ट्राउज़र मटेरियल। ठीक है, अब देखिए अब उसने जो कॉस्ट प्राइस है उसका 1 पर मीटर शर्ट के कपड़े का वो 50 और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ट्राउज़र पर मीटर का वो है 90। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसमें 12% उसका प्रॉफिट जुड़ जाएगा और 10% ट्राउज़र के क्लॉथ में। तो लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ, तो देखिए हमारा ईच मीटर ऑफ शर्ट क्लॉथ और ईच मतलब 1 मीटर ऑफ ट्राउज़र क्लॉथ का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 99 एंड 56। अब देखिए टोटल हमारा क्लॉथ कितना हो जाएगा 2x + 3x। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर क्लॉथ का इतना है तो 3x का कितना हो जाएगा 3x × 56। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 99 × 2x। तो ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने फाइंड कर ली थी अपने 1 मीटर पर कितना उसका सेलिंग प्राइस है। अब देखिए टोटल उसका जो शर्ट क्लॉथ है वो है 3x मीटर, तो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 3x मीटर हो गई 160x। राइट, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 56 हमारे 1 मीटर की थी, इसमें हमने × 3x कर दिया। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ 2x मीटर ट्राउज़र क्लॉथ हो गई हमारे 1 मीटर की थी 99, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया 190x। अब टोटल सेल है हमारी 36,600। तो दिस टोटल सेल ऑफ शर्ट क्लॉथ प्लस टोटल सेल ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ हमारा ट्राउज़र क्लॉथ प्लस दिस विल बी इक्वल टू 36,600। तो फटाफट हम उसको वो कर लेते हैं। तो देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस क्या, टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए हमारे x की वैल्यू आ गई 100। अब हम फाइंड कर लेंगे कि हमारा जो ट्राउज़र का मटेरियल है वो कितना है, 2x मीटर माना था हमने, देयरफॉर। तो देखिए बच्चों, जो ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट विल बी 2x
तो 2x इंटू 2 इंटू 100 200 मीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ध्यान से करने का था, क्योंकि यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस और भी करिएगा जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब देखिए पूरी कहानी जो है वो हर्ड ऑफ हमारा जो डियर है उसके अराउंड है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं। तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड बी x। तो लिख लेते हैं फटाफट। तो देखिए बच्चों, हमें नहीं पता था कि हमारे टोटल नंबर ऑफ डियर्स क्या है, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी, टोटल नंबर ऑफ डियर्स बी x। ओके, हमने यहाँ पे मान लिया टोटल नंबर ऑफ डियर्स भी x। अब देखिए नंबर ऑफ डियर्स जो कि ग्रेस कर रहे हैं वो है x के हाफ, तो हाफ ऑफ x हो गया x/2। अब रिमेनिंग जो हैं उसमें से हमारे 3/4 जो हैं वो कर रहे हैं प्लेइंग। तो देखिए रिमेनिंग हो गए हमारे x माइनस x/2, जो कि आ गया x का हाफ ऑब्वियसली x/2 ही होगा, और जो कि हमने नॉर्मल सॉल्व करने पे हमें मिला 2 इंटू एक्स 2x माइनस x/2। ये सिंपल फॉर्म है हमारे वही एलसीएम मेथड की, तो ये आ गया x/2। अब रिमेनिंग हमारे कितने हैं x/2। अब कितने डेयर्स प्लेइंग कर रहे हैं? 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो 3/4 ऑफ x/2 हो गया हमारा 3 इंटू x/4 इंटू 2 दैट इज 3x/8। तो 3x/8 जो है वो प्लेइंग कर रहे हैं, और कितने रिमेनिंग जो हैं वो 9, रेस्ट रिमेनिंग 9 जो हैं वो वाटर पे रहे हैं। तो अब देखिए दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू x, टोटल नंबर ऑफ डियर्स। तो वही मैंने कर लिया, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल्स टू x। अब देखिए ये सारे के सारे हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, और यहाँ पे हमारा होल नंबर था जिससे हमने 1 डिनोमिनेटर रख के बना लिया अपना फ्रैक्शन फॉर्म। अब देखिए एलसीएम आ गया हमारा 8, और जैसे ही हमारा एलसीएम आया हमने फटाफट एलसीएम को ईच ऑफ द डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, और जो वैल्यू आई उससे मल्टीप्लाई कर दिया उसी फ्रैक्शन को। तो देखिए जब 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 4 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली जब 3x/8 को 8 से हमने 8 को डिवाइड किया 1 आया, और 3x/8 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से। सिमिलरली 9/1 को भी हमने जब 8 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 8 आया और उससे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए हमने सिंपल कैलकुलेशन की तो क्या हो गया 4x/8 प्लस 3x/8 प्लस 72/8 इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे थे दोनों वेरिएबल्स वैल्यूज, तो हमने इनको ऐड कर लिया जो कि आ गया 7x/8, और कांस्टेंट को हमने एज इट इज़ रहने दिया और इक्वल टू हो गया x। अब देखिए अब हम इसको, क्योंकि हमारा वेरिएबल है, इसको ले जाएंगे हम इस साइड, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू को रखेंगे हम एज इट इज़। तो ये जाएगी उस साइड, तो क्या हो जाएगी ये माइनस। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज। तो देखिए जब हमने सिंपल कैलकुलेशन की तो हमारा 72/8 जो कि कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने यहाँ ही रखी, और x माइनस 7x/8। अब देखिए ये एलसीएम मेथड की जगह मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए आप जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो होल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 8x माइनस 7x/8। तो 8x माइनस 7x कितना हो गया 1x/8। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, हमें x फाइंड करना था, हमने 8 को यहाँ ले लिया जो कि यहाँ पे गया हमारा, इधर डिवीजन में था, अदर साइड में चला गया मल्टीप्लिकेशन में। अब 8 को हमने स्ट्राइक ऑफ किया, मतलब कैंसिल किया, तो हमारा x का वैल्यू आ गया 72। मीन्स हमारे नंबर ऑफ डियर्स आ गए 72, और यही हमको फाइंड करना था। तो देखिए कैसे क्वेश्चन ही आपको डायरेक्ट करता है वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्या रिलेशन दिया गया है कि अगर ग्रैंड डॉटर मान लो 5 साल की है तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं उससे 10 ईयर्स है, मतलब कितना 50 ईयर्स के हो जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ग्रैंड डॉटर की एज नहीं मालूम है, तो हमें सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी, ग्रैंड डॉटर की एज कुछ वेरिएबल माननी पड़ेगी, और उसमें फिर हमें 10 का मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा कि ग्रैंडफादर की एज क्या है। अब देखिए ये तो हो गया फर्स्ट
हमारा कंडीशन। दूसरा क्या, ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, मतलब कि जो प्रेजेंट एज है उससे वो 54 ईयर ओल्डर है, तो ऑब्वियसली जो प्रेजेंट एज है उसमें हम 54 ऐड कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा दूसरा रिलेशन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, हमने मान लिया फर्स्ट रिलेशन से कि प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर भी x, तो फादर की होगी ग्रैंडफादर की 10x, जो कि 10 टाइम्स है। ठीक है, अब देखिए ही इज ऑल्सो प्रेजेंटली 54 ईयर्स ओल्ड, तो जो भी प्रेजेंट एज है उसमें वो 54 ईयर्स उससे बड़े हैं, तो वही हमने रिलेशन निकाल लिया 10x इक्वल्स टू x प्लस 54। मैं अब देखिए नॉर्मल ट्रांसपोजिशन रूल से हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग किया हमने x का, तो ये हो गया 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54। 10x माइनस एक्स होता है 9x इक्वल्स टू 54, x की वैल्यू आ गई हमारी 6, मतलब कि ग्रैंड डॉटर्स की एज आ गई, पता चल गई हमें 6 ईयर। अब ग्रैंडफादर क्या है, 6 टाइम्स ऑफ ग्रैंड डॉटर, यानी कि 10 इंटू 6, तो हमारे ग्रैंड फादर की एज आ गई 60 ईयर्स। तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हो गई, उनकी प्रेजेंट एजेस मतलब ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज है 6 ईयर और ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज है 60 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 years ago he was 5 times his son's age, find their present ages। अब देखिए क्या रिलेशन दिया है, हमें एजेस नहीं पता है लेकिन हमें रिलेशन दिया है कि जो भी उसके सन की एज है उससे वो 3 टाइम्स है, तो मतलब अगर सन की एज मान लो 3 है तो उसके अमन की एज क्या हो गई, 3 इंटू 3 मीन्स 9, जो कि पॉसिबल नहीं है। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो सन की एज 10 ईयर्स है तो फादर की एज हो गई 3 टाइम्स ऑफ 10, जो कि हो जाएगी 30। अब हमें वो एजेस नहीं पता है, वही हमें पता करनी है, तो हम मान लेंगे लेट द सन्स एज बी x, तो फादर की मतलब अमन्स की एज हो जाएगी उसकी सन की एज की 3x, राइट, 3 इंटू एक्स। तो इससे तो हमें एक रिलेशन पता चल गया। अब दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, तो 10 ईयर्स एगो सन की एज क्या हो जाएगी x माइनस 10 और फादर की एज क्या हो जाएगी 3x माइनस 10, राइट। अब देखिए 3x माइनस 10 जो है वो है 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 10, जिससे कि हमारी आ गई सेकेंड कंडीशन। हम जब इन दोनों को रिलेशंस को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें उनकी दोनों की प्रेजेंट एजेस पता चल जाएंगी। तो चलिए पहले तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया, अब करते हैं इसके स्टेप्स को। तो देखिए हमने लिख ली लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, तो अमन्स की एज हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एक्स। अब देखिए 10 ईयर्स बिफोर सन की एज हो जाएगी एक्स माइनस 10, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उससे माइनस 10। सिमिलरली जो अमन की एज हो जाएगी वो प्रेजेंट एज है 3x, उसमें से माइनस 10। अब रिलेशन क्या दिया है कि 3 ईयर्स बिफोर जो अमन की एज थी वो 5 टाइम थी उसके सन की एज की, तो वही हमने रिलेशन लिख लिया सेकंड कंडीशन। अब हमने इसको सॉल्व किया, तो देखिए यहाँ पे 3x माइनस 10 रहा और 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x माइनस का 50। अब हमने 3x को इस साइड लिया तो क्या हो गया माइनस का 10 रह गया और ये चला गया इस साइड, तो ये था हमारा प्लस का, अदर साइड में हो गया माइनस का। सिमिलरली हम यहाँ पर ट्रांसपोजिशन रूल से ले आए माइनस 50 को इस साइड, तो ये यहाँ माइनस का था, अदर साइड में हो गया प्लस का। तो देखिए 50 माइनस 10 इक्वल्स टू आ गया हमारा 5x माइनस 3x। हमारा 2x इक्वल्स टू 40 आ गया, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 20, मतलब किसकी एज पता चल गई हमें, सन की। x मानी थी तो सन की एज है x, वो हो गई 20 ईयर्स और अमन की एज है उसकी 3 टाइम्स x मतलब प्रेजेंट एज, तो 3 इंटू 20 60 है। तो हमें दोनों की एज पता चल गई, सन की भी और हमें अमन की भी। तो देखिए हमें रिलेशंस और कंडीशंस ने ही सॉल्व करके बताया कि दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों आज हमने अपने चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 पूरी की पूरी फिनिश की। आई होप आपने भी मेरे साथ इसको प्रैक्टिस किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी जानते हैं लर्न फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।